हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना, उसके कार्यविधि, मूत्र का निर्माण कैसे होता है और वृक्काणु क्या होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से भी। और अंत में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एक्सक्रीशन सिस्टम। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। किसी भी जीव को जीने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, उसके शरीर को अनेकों जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। मतलब उसकी कोशिका में कई प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं जो जैव रासायनिक होती हैं, उपापचयी होती हैं, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर में अनेकों अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं और जिनका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि ये अपशिष्ट पदार्थ रक्त में रह गए या कोशिका के अंदर ही रह जाते हैं तो वो कोशिका को कुछ समय बाद मृत कर देते हैं। इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। तो हम परिभाषा यहाँ से समझ सकते हैं। अतः उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें उपापचय क्रिया मतलब बाकी जितने जैव प्रक्रम हैं उन सब में जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है उन्हें हम उपापचय क्रिया कहते हैं। तो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं। अब है कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। वो अंग शरीर के जो उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करते हैं या विभिन्न प्रकार की जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं, उन अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब ये जो अंग हैं इनमें मुख्य तो माना जाता है वृक्क को, यानी कि किडनी को माना जाता है जो मूत्र का निर्माण करती है। लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन कौन से अंग हैं। पहला है यकृत। अब ये किसका उत्सर्जन करता है। एक तो यदि अतिरिक्त वसा होती है या जो हानिकारक वसा होती है उनका उत्सर्जन करता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है कोशिकाओं में, उसका उत्सर्जन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ड्रग्स कह लो कि कोई दवाई आपने खा ली है या कोई ऐसा नशीला पदार्थ जो होता है यदि किसी ने खा लिया है तो भी लीवर कोशिकाओं तक उसको कम से कम पहुंचाता है, उसका उत्सर्जन करता है। दूसरा जो अंग है कि फेफड़े। ठीक है, फेफड़े किस चीज का करते हैं ये भी आपने पढ़ लिया है। जब CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के फलस्वरूप, तो ये शरीर में अब इसका कोई कार्य नहीं होता, ये शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती है। तो इसको भी बाहर निकालने का कार्य या इसको अलग करने का कार्य कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं। तीसरा जो अंग होता है वो होती है त्वचा। ठीक है, स्किन जिसको बोलते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हो जो स्किन होती है, पहली बात वो सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का और ये सारे अंगों को ऊपर से पूरे शरीर को ढक के रखती है ताकि सारे जो आंतरिक अंग हैं उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन इसके अलावा जो स्किन होती है वो एक उत्सर्जी अंग भी है। गर्मी होने पर या फिर अधिक जो फिजिकल वर्क करने पर पसीना आने लगता है तो ये पसीना होता क्या है, इसमें अधिक मात्रा में जल होता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड यानी कि जो लवण होता है वो और यूरिया होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा यूरिया की होती है। तो यूरिया भी एक क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन युक्त एक अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, पसीने के रूप में। तो वो कौन करता है, त्वचा उसका उत्सर्जन करती है। चौथा है बड़ी आंत या वृदांत आपने पढ़ा होगा, वृदांत्र आपने पाचन क्रिया में पढ़ा होगा। तो बड़ी आंत जो है जब भोजन पच जाता है उसके अतिरिक्त भी, पचे हुए भोजन के अतिरिक्त जो आहार नाल है उसमें
अतिरिक्त अवशिष्ट पदार्थ या कह लो कि अपचित पदार्थ रह जाते हैं, भोजन के कण रह जाते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी नहीं होते, उनका शरीर से बाहर निकालना भी बड़ी आंत ही करती है मल के रूप में। और सबसे अंत में जो आप मेन पढ़ने वाले हैं वो है वृक्क। वृक्क कहते हैं किडनी को, जिसको हम गुर्दा भी कहते हैं, ठीक है, और किडनी भी कहते हैं। किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त को फिल्टर करना होता है, छानना होता है। जो बाकी के छानने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं नाइट्रोजन युक्त, वो सब मूत्र के रूप में शरीर से या यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र या मानव मूत्र तंत्र। मनुष्य के पास दो वृक्क होते हैं, एक बायां और एक दायां। जो बायां वृक्क होता है वो दाएं से थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर लीवर होता है ना, यकृत यहाँ पर लगा होता है, तो उसके कारण इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। प्रत्येक वृक्क की जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये पूरी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। सामान्यतः जो पुरुष की किडनी होती हैं दोनों, वो 125 से लेकर 170 ग्राम तक उसका वेट होता है, और महिलाओं में ये थोड़ा कम होता है, यानी 115 से लेकर 155 ग्राम तक इसका वेट होता है महिलाओं में। और आप देख रहे हैं कि जो किडनी का शेप होता है, आकार होता है, वो सेम के दाने की तरह है, जो राजमा का दाना होता है उसकी तरह है। एक तरफ से उभरा हुआ भाग होता है इसका, और एक तरफ से जो है वो अंदर धंसा हुआ भाग होता है। इस धंसे हुए भाग को वृक्क नाभि भी कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है ना अंदर को धंसा हुआ, ये वृक्क नाभि या फिर इसको हीलियम भी कहते हैं। हीलियम से ही वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क धमनी भी दोनों तरफ हैं, दाएं और बाएं किडनी में यहाँ पे बटी हुई है। और इसी तरह से जो वृक्क शिरा है ये भी दोनों किडनियों में जाती है। इसके अतिरिक्त जो मूत्र नलिका है वो दोनों किडनियों से निकलती है। इनसे मूत्र निर्माण के बाद इन्हीं मूत्र नलिकाओं से होते हुए मूत्र यहाँ पर मूत्राशय यूरिथ्रा में कलेक्ट होता है, यानी कि संग्रहित होता है, जिसे टाइम टू टाइम जो है वो मूत्र मार्ग से विसर्जित करना होता है या उत्सर्जित करना होता है। यदि हम किडनी को या वृक्क को लंबवत काटते हैं तो हमें कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। आप देख रहे होंगे इसकी दो सतहें हैं, एक बाहर वाली उत्तल सतह होती है, उभरी हुई होती है, और अंदर जो होती है वो अवतल सतह या धसी हुई सतह होती है। जो ये धसी हुई सतह होती है इसे हम वृक्क नाभि या हीलियम कहते हैं। पहले तो ये पूरा वृक्क जो है वो एक झिल्ली से ढका होता है। इसका रंग लाल भूरा रंग का होता है कि लंबवत काटने के बाद हमें ये दो स्तर दिखाई देंगे। एक जो बाहर बिल्कुल झिल्ली के नीचे वाला पहला स्तर होता है, इसको हम कहते हैं बलकुट, सबसे बाहरी वाला, या कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स पर ही जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, वृक्काणु, नेफ्रॉन जिनको बोलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यही किडनी की या वृक्क की इकाई संरचना होती है। यही रक्त को छान करके आगे शुद्ध करती है और यूरिन बनाती है। उसके बाद जो दूसरा स्तर है इसको हम मेडुला कहते हैं या मध्यांश भी कहते हैं, ठीक है। मेडुला यहाँ से शुरू होता है, कॉर्टेक्स के बाद अंदर की ओर शुरू होता है। तो और इसी मेडुला में ये पिरामिड जैसे ये त्रिकोणीय संरचना आपको देखने को मिल रही है, इन्हें हम पिरामिड कहते हैं या बलकुट पिरामिड कहते हैं। आप देख रहे होंगे इन पिरामिड के बीच बीच में ही जो मेडुला है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये देख रहे होंगे आप संरचना, ये अंदर धंसी हुई है मेडुला। इसको हम मेडुला स्तंभ कहते हैं या वृक्क स्तंभ भी कहते हैं। जो पूरी संरचना है इसे हम कैप्सूल कहते हैं। एक वृक्क में लगभग 1 दर्जन पिरामिड होते हैं। यही पिरामिड यहाँ वृक्काणु से, अब वृक्काणु इनके पूरे
ऊपर वाले भाग में लगे होते हैं, बाहरी भाग में, तो वृक्काणु से ही पिरामिड जो है मूत्र को कलेक्ट करती हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है पिरामिड के नीचे वाला, इसे कैलेक्स कहते हैं। जो कैलेक्स होती है वो शीर्ष गुहा में खुलती है। इसे हम रीनल पेल्विस भी कहते हैं या फिर इसे वृक्क का श्रोणि भी कहते हैं। ये श्रोणि बाद में पूरा मूत्र है उसे कलेक्ट करके यहाँ मूत्र नलिका से फिर आगे फिर यूरिनरी ब्लैडर में जो मूत्राशय है उसमें मूत्र एकत्रित होता है। इसके अतिरिक्त मूत्र नलिका के अतिरिक्त जो हीलियम होता है, इस भाग को हीलियम बोलते हैं, इस गहरे भाग को। इसमें रीनल आर्टरी यानी वृक्क धमनी भी होती है और वृक्क शिरा भी दोनों होती हैं। ये वृक्काणु होते हैं ये लगभग एक किडनी में 10 लाख तक होते हैं। वृक्काणु में जो मूत्र का निर्माण है वो 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से संपन्न होता है। सबसे पहला पॉइंट है परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ पे ये चित्र द्वारा मैं समझाना चाहूँगी। सर्वप्रथम जो अभिवाही धमनिका है, ठीक है, जो वृक्क धमनी से आ रही है, ये वृक्क धमनी है। वृक्क धमनी आगे अभिवाही धमनिका एफरेंट आर्टियोल्स इसमें आती है, खुलती है, ठीक है। यहाँ से रक्त आगे चलता है जो आगे चलकर पूरे गुच्छे के रूप में केशिका गुच्छ बनाती है, पूरे आपस में उलझी रहती है। और ये सारा किसके अंदर होता है? ये बोमेन संपुट के अंदर होता है। ये गोल संरचना जो है ना, ये बोमेन संपुट है। बोमेन संपुट यानी कप जैसी संरचना और ये केशिका गुच्छ आपस में मिल करके इतने पोर्शन को हम कहते हैं मालपीघी कोश, इतने को कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी फिल्ट्रेशन पे दोबारा से, ये जो हम पढ़ रहे, अब आते हैं हम परानिस्यंदन पे। आगे चल के जब ये केशिका गुच्छ किस में खुलता है? अपवाही धमनिका में खुलता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जो अभिवाही धमनिका है ये तो मोटी है, लेकिन जो आगे वाली अपवाही धमनिका है ये क्या है? पतली है। तो जब रक्त यहाँ से पूरे फोर्स में बह रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से तो ज्यादा मात्रा में बहता है और आगे चलकर उसका जो रक्त का मार्ग है वो पतला हो जाता है, तो क्या होगा? जितना रक्त अभिवाही धमनी से आता है उतना अपवाही धमनी में नहीं बह पाता। अब उसके कारण पीछे जो केशिका गुच्छ है उसी में रक्त रह जाता है, ज्यादा देर तक रह जाता है। और जब यहाँ रक्त ज्यादा अधिक देर तक रह जाता है केशिका गुच्छ में, तो वह केशिका गुच्छ से अनेकों अपशिष्ट पदार्थ और कुछ लाभकारी पदार्थ बोमेन संपुट द्वारा फिल्ट्रेट निस्यंद कर लिए जाते हैं। और वो पदार्थ हैं जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और बहुत सारे आयन होते हैं जिनमें सोडियम और क्लोरीन आयन अधिक होता है। तो ये सारा जो पदार्थ है जो जल के साथ इतने सारे नाइट्रोजनस पदार्थ को लेकर के आगे बढ़ता है, फिल्ट्रेट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर निस्यंद या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ अब यहाँ आ चुका है फिल्ट्रेशन के बाद, यहाँ इस साइड आ चुका है इस कप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर निस्यंद कहते हैं। दूसरा स्टेप है पुनः अवशोषण। अब जो ग्लोमेरुलर निस्यंद में कुछ लाभकारी पदार्थ भी होते हैं। जल है, ग्लूकोज है, ठीक है, एमिनो अम्ल है, ये सारे लाभकारी पदार्थ हैं, ठीक है। कुछ और आयन होते हैं जैसे कि क्लोराइड है ये वाला, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब के सब जो है वो लाभकारी हैं। जो बाहर होना चाहिए था मूत्र के द्वारा वो अमोनिया, यूरिया, ये मुख्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ परानिस्यंदन में बोमेन संपुट द्वारा बाकी फायदेमंद जो पदार्थ हैं वो भी फिल्ट्रेट हो गए। यहाँ पर यानी कि जो ये नलिका है पूरी समीपस्थ कुंडलित नलिका और ये हेनले लूप, ये काले रंग की जो नीचे संरचना है हेनले लूप, इससे जो जितने भी पदार्थ हैं फायदेमंद वो सब के सब यहाँ रुधिर धमनिका द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं जो फायदेमंद होते हैं। इस तरह से समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप से रुधिर
द्वारा या रुधिर केशिकाओं द्वारा लाभकारी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। ठीक है। और अंत में नलिका श्रावण, उसमें क्या होता है कि जो ये दूरस्थ कुंडली भाग है पुनः रक्त से हानिकारक पदार्थों का श्रावण करती है, अवशोषण करती है और इस तरह से यूरिया का निर्माण होता है। इन सबसे पहले स्टेप में रक्त से हानिकारक पदार्थ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हानिकारक पदार्थ बोमेन संपुट में जाते हैं। बोमेन संपुट में जो पदार्थ आता है जल के साथ अन्य पदार्थों, लाभकारी और हानिकारी सभी पदार्थ होते हैं उसमें। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका एवं प्लस कर देते हैं यहाँ पे हेनले लूप से लाभकारी पदार्थ। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, लाभकारी पदार्थ पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं, रक्त में। तीसरा स्टेप है पुनः रक्त से जो अब हानिकारक पदार्थ रह गए, यहाँ पर हानिकारक, रक्त में हानिकारक रह सकते हैं ना, तो उनको रक्त में ही रखेंगे तो रक्त में नुकसान होगा। पुनः यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नलिका द्वारा उनको पुनः अवशोषित कर दिया जाता है और फिर कहाँ भेजा जाता है, यहाँ संग्रह नलिका में, संग्रह वाहिनी में। तो ये शॉर्ट एक तरह से समझाने की कोशिश की है मैंने। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या आप जानते हैं कि मानव मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर 400 मिलीलीटर मूत्र को, यूरिन को एक बार होल्ड करके रख सकता है। मानव रक्त 24 घंटे में 400 बार किडनी से होकर गुजरता है ताकि वो फिल्टर हो सके, प्यूरिफाई हो सके। मानव मूत्र यानी यूरिन मानव रक्त का ही बाई प्रोडक्ट है, उसी का उत्पाद है, जिसमें लगभग 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य खनिज लवण एंजाइम्स होते हैं। आशा है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी, जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, शेयर कीजिए। थैंक यू।